नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी कहानियों की श्रृंखला में प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी वह संधि। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जया ने करवट बदली तो अचानक उसकी बंद सीप सी आंखें झट से खुल गईं। नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी तो घबरा कर वो उठ बैठी। आज 10 बजे तक कैसे सोई रही। जया के पलंग के बाजू की खिड़की का पर्दा इस तरह खिंचा हुआ था कि कमरे में रोशनी नाम मात्र की भी नहीं थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये किसका काम था, और तब उसके दिमाग का पारा अंतिम बिंदु पर जा पहुंचा। घर में जैसे सब सतर्क हो गए, जैसे अब वैल्केनो फटने ही वाला हो। जया का गुस्सा ऐसा ही था, इसीलिए जया से गोपाल की समय समय पर टकराहट हो ही जाती थी। क्या मिलता था गोपाल को। इस समय आपे में नहीं थी जया। पैर पटकती, चप्पल चटकाती, टप टप सीढ़ियाँ ऐसे उतर रही थी मानो वो घुड़सवारी कर रही हो और घोड़ा बेकाबू हो गया हो। गोपाल को आज छोड़ूंगी नहीं, बहुत सिर चढ़ गया है। माँ देखिए, आज फिर से इसने वही गलती की जो बार बार करता है। जया के पीछे अपराधी की भांति खड़ा था 14 वर्षीय गोपाल, जिसके चेहरे पर अपराध बोध का कोई भाव तनिक सा भी नहीं था। उसे ऐसा लगा कि हर बार की तरह आज भी उसने नेक काम किया था। क्या हुआ, कुछ बताओ भी ना तुम दोनों। जया की माँ उन दोनों की चिक चिक से तंग होकर बोली। पहले जया बोली, आज मैं फिर से कॉलेज के लिए लेट हो गई। जनाब ने मेरी खिड़की का पर्दा इस तरह खींच दिया था कि अंधेरा ही हो गया। मैं सोती ही रह गई देर तक। अब बताइए, क्या इसको शाबाशी दूँ, आरती उतारूँ, क्या करूँ इसका। जया तेज आवाज में बोली तो गोपाल सहम गया। छूट न गई मेरी क्लास इस गोपाल के कारण। अपनी सफाई में गोपाल बोला। दीदी के मुख पर सूरज की तेज किरण पड़ रही थी तो मैंने पर्दा खिसका कर अंधेरा कर दिया था। दीदी कल रात देर तक पढ़ रही थी, उनकी नींद न खुले, कुछ देर और सोती रहें, इसीलिए ऐसा किया। सुनते ही जया और भी भड़क गई। ये क्या मेरा रखवाला है। जानती है माँ, आज मेरे एक मुख्य अध्यापक के जरूरी टॉपिक का व्याख्यान केवल इसके कारण छूट गया। अब मेरे नोट्स क्या ये देगा। गोपाल खामोश रहा। जया तैयार हो कॉलेज के लिए निकल गई। गोपाल पूरे दिन अनमना सा रहा। अपनी संवेदनाओं को काबू में कर वो घर का काम करता रहा। जया का क्रोध उसे इस तरह विचलित कर देता था कि वो प्रसन्नता की पूर्व स्थिति में पुनः तब तक नहीं आ पाता था जब तक जया उसे प्यार के दो बोल नहीं बोल लेती थी। गोपाल सुल्तानपुर के भीतरी इलाके के एक छोटे से गांव का निवासी था। गोपाल के माता पिता के 5 बच्चे थे। गरीबी से जूझते हुए उसके पिता को देख जया के पिता उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। एक बच्चे का भार वहन कर लिया था ताकि उनके परिवार को कुछ राहत मिल सके। जया की माँ एक शिक्षित, धार्मिक और संस्कारी महिला थी। सरलता, उदारता और न्यायप्रियता के लिए सर्वत्र विख्यात थी। गोपाल को अपने घर का हिस्सा समझ उसका पूरा ख्याल रखती थी। गोपाल को प्रेम पूर्वक समझाती, तौर तरीका समझाती और साथ में पढ़ाई भी करवाती थी। उसकी बुद्धि साधारण थी पर मेहनत से पढ़ता था। बड़ा होने पर गोपाल को उसके अनुकूल किसी दफ्तर में नौकरी लगवा देंगे, ऐसा सोचकर ही जया के पापा उसको लेकर शहर आए थे। किसी जमाने में गोपाल के पूर्वज भी संपन्न थे। वक्त पर किसी का जोर नहीं। विपत्ति, संपत्ति, दुख, सुख सब पूर्व जन्म के कर्म के शेषांश की भोग्यावस्था का परिणाम है, ईश्वरेच्छा का प्रतिफल। गोपाल को जया के पिता अपने साथ लेकर आए थे, जो भी कुछ मदद मिल जाए गोपाल के परिवार को। जया की माँ ने प्रेम से गोपाल को समझाया था। गोपाल, तू उदास है क्यों। तूने अपनी समझ से अच्छा किया था। अब किसी को क्या पता कि जया की जरूरी क्लास छूटेगी। माँ की बात सुनकर अपराध मुक्त हुआ वो। अपने मन को खुद तसल्ली दी। जया को नाराज़ कर दिया था उसने, लेकिन उसने तो जया दीदी का अच्छा ही सोचा था। उसे तो जया दीदी बहुत अच्छी लगती थी, पर ये हैं कि डांटा ही करती हैं जब तक। गोपाल जया के घर का सारा ऊपरी छोटा मोटा काम कर देता था। इस वजह से सबको आराम था। दिन भर दरवाजे की घंटी बजती और गोपाल तत्परता से दरवाजे पर पहुंच जाता था। दरवाजे की घंटी उसे बहुत प्रिय थी। 14 वर्ष की उम्र का गोपाल 1 वर्ष पहले इस घर में आया था। दुबला पतला गोल चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी जिनमें कौतूहल व्याप्त था, सुडौल हाथ पैर, मुख पर चंचलता स्पष्ट झलकती थी, साथ में भोलापन भी। वो अपने बाल इतने छोटे रखता था जिनमें कंघी फिराने की जरूरत ना हो। काम में और सोच दोनों में ही अलहड़।
इस घर में यूँ तो एक नौकर की ही हैसियत से लाया गया था, किंतु लाड़ प्यार मान सम्मान घर के सदस्य जैसा दिया जाता था। इस प्रकार गोपाल को बाल श्रम वाली परिधि से मुक्त कर दिया गया था। जया अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। लाड़ प्यार से पालिता पुत्री का गुस्सा जैसे उसकी नाक पर बैठा रहता था। रात देर तक वो पढ़ाई करती और प्रातः बेला में देर तक सोती रहती थी। उसका अपना निजी कमरा था जिसे उसने आधुनिकता की छवि देकर आकर्षक बनाकर रखा था। पलंग के दाहिनी ओर दीवार पर एक खिड़की बाहर की ओर खुलती थी। सूर्योदय की प्रथम किरण उसके कमरे को प्रकाशित करती थी। इस कारण उसकी खिड़की पर मोटा पर्दा लगा हुआ था। जया उस दिन कॉलेज से घर लौटी थी। अपने घर में एक अजनबी लड़के को देखकर हैरत हुई थी। गोपाल ने जया को देखा तो बस देखता ही रह गया। अपने गांव की स्त्रियों से जया को अलग पाया था। दुबली पतली नाजुक जया गौरवर्णा थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, काले घने बालों की एक चोटी, उस पर एक लाल गुलाब टका था। सलीके से शहरी तरीके से साड़ी पहने हुए थी। उसे सहसा गांव का कुआं याद आया, जहां पर लड़ती झगड़ती किशोरियां बच्चे कितने असभ्य लगते थे उसे। जया कितनी अलग थी, कितनी सौम्य। गोपाल पहले दिन नए अनजान लोगों के बीच डरा हुआ असंयत था। जया दीदी को देखकर उसे हिम्मत जागी थी। एक पूर्व जन्म का नाता सा उसने महसूस किया था। जया को देख सकारात्मक ऊर्जा पा पुलकित रहता था। धीरे धीरे वो इस घर में घुल मिल कर घर के एक प्रमुख सदस्य जैसा हो गया था। अपना अधिकार भी वो हर किसी के ऊपर बराबर सा महसूस करता रहा। फिर भी एक परायेपन की बारीक रेखा का मौजूद होना स्वाभाविक था, जिसे अपना पराया कहते हैं। जया को भी ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसको गोपाल पर अधिक गुस्सा इस बात का था कि नए लेक्चरर की क्लास छूटी थी। जया इन नए गुरु की कक्षा में आगे की बेंच पर बैठती थी। वो ऐसी जगह चुनती जहाँ से वो ठीक से जी भर के उनका दर्शन कर सके और किसी को पता भी न चले। 1 महीने पूर्व जिस नाटकीय ढंग से मिहिर सर से उसका परिचय हुआ था, वो जया नहीं भूलती। अकेले पल में आंखें मूंद वो बार बार फेसबुक की रील की तरह उस प्रथम परिचय के दृश्य को भी दोहराती रहती थी। जया की इस तल्लीन भाव मुद्रा का गवाह बन जाता था गोपाल। दीदी की इस मुद्रा को उसी रूप में अपने मन में उतार लेता था। उसे अनंत सुख मिलता था। गोपाल विस्मय से जया दीदी को छिप छिप कर देखता था। जया को खुश देखकर उसकी खुशी दूनी हो जाती थी और तब किसी काम में वो गलती नहीं करता। मन में यदि उल्लास हो तो तन मन सारी फिजा में ताजगी आ जाती थी। जया अपनी कक्षा की सबसे शरारती, मुंहफट तथा खुराफाती विद्यार्थी थी, लेकिन घर के अंदर वो नितांत शालीन। जया के नए गुरु मतलब नए लेक्चरर श्री मिहिरेर सरस प्रकृति के 27 वर्षीय नौजवान थे। देखने में खूबसूरत, नयन नक्श यद्यप साधारण था, तथापि संपूर्ण व्यक्तित्व में कुछ ऐसा दर्प था जो अपने सभी विद्यार्थी, विशेषतः छात्राओं के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। कुछ कुछ दूसरों को प्रभावित करने की भाव भंगिमा में पारंगत तो थे ही, साथ में आवाज़ में इतना दम था कि उसका प्रभाव देर तक लोग महसूस करते थे। जया का उनसे परिचय रोचक भी था और अविस्मरणीय भी। जया ने अपनी आंखों के उस लेंस से मिहिर सर की न जाने कितनी भंगिमाओं को कैद किया था। घर आकर एक एक का पुनः बारीकी से एकांतपन में निरीक्षण करती। मिहिर सर अपने ही विभाग के कार्यालय में किसी कार्यवश जा रहे थे और वो अपनी अनुपस्थिति की मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करके वापस आ रही थी। गुरु शिष्य की भावना से अज्ञात एक तपस्वी का तप भंग करने की भंगिमा से जया ने उन्हें देखा था और मिहिर ने उसे एक हारे हुए, तप भंगित, अनुराग लिप्त, अपलक नज़रों से। किंतु आत्मसंयत गुरु शिष्या की मर्यादा के पिंजर में कैद सामाजिक अनुशासन का पालन कर वे अपनी अपनी राह चल पड़े थे। विश्वविद्यालय के वृहत परिसर के एक तरफ किनारे घास पर बैठी सभी विभाग की अनेक छात्राएं भांति भांति के आधुनिक परिधान में फब रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उड़ने वाली सतरंगी तितलियां अब जमीन की सतह पर नहीं उतरेंगी। उसी समय मिहिर सर हाथ में रजिस्टर लिए किसी कक्षा की तरफ जा रहे थे। ये उनका पहला दिन था तो मानी बात थी, थोड़ी आत्मविश्वास की कमी, विद्यार्थियों के अप्रत्याशित व्यवहार की कल्पना से आंतरिक भय परिलक्षित हो रहा था। खुद को नियंत्रित कर उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया था। हाजिरी आरंभ कर श्री मिहिर सर हरेक के क्रमांक पर अपनी नज़र उठाकर देखते ताकि अपने विद्यार्थी को निजी रूप से पहचान सकें।
रोल नंबर 15 पर एक साथ दो तरफ से आवाज़ को सुनकर मेहर सर ने नज़र ऊपर उठाकर पूरी कक्षा पर ऐसे नज़र डाली कि समस्त कक्षा पर अपराध बोध की एक छाया डाल दी गई हो। दूसरी बार रोल नंबर 15 की पुकार, फिर तीसरी बार। कक्षा में निशब्दता थी। मेहर सर ने अपना कार्य आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रथम नियुक्ति की पहली कक्षा समाप्त की। मेहर सर के कक्षा से जाते हुए सभी विद्यार्थियों ने विनीत स्वर में आग्रह किया कि जिन दो लोगों ने उनकी कक्षा में प्रॉक्सी की कोशिश की थी वे स्टाफ रूम में आ जाएं। जया को पसीने आ गए, पर जाना तो था ही। उसके बदले दूसरा तो अपराध स्वीकार करने आएगा नहीं। जया और एक और सहेली एक दूसरे को हौसला देती स्टाफ रूम के बाहर खड़ी थीं। जया को डर था कि उसके घर तक कहीं खबर ना पहुंच जाए। मेहर सर ने दृश्य झुकाए ही कम इन कहा और अपना कार्य करते रहे। कुछ देर कक्ष में चुपचाप खड़ी रही। काम खत्म कर मेहर सर ने प्रॉक्सी के परिणाम से अवगत कराया। जिसके लिए प्रॉक्सी की थी, अगर उस पर कोई संकट आ जाए या वो कोई गलत काम करता हो, अगर कुछ अनहोनी हो जाए, तब उस व्यक्ति पर कठिनाई तो आएगी ही। कॉलेज की जवाबदेही भी मानी जाएगी, कॉलेज का सम्मान तो जाएगा ही। इसलिए भूल कर भी किसी की अनुपस्थिति में हाजिरी नहीं लगवानी चाहिए। जया अपनी दूसरी मित्र के साथ मौन सर की बात सुन रही थी। उसने माफ़ी मांगी कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी और वचन देकर वापस आ गई। घर लौटते जया बाथटब में जाकर बैठ गई, जहां अपने तनाव से मुक्ति पा सके। अपनी लज्जा, मेहर की अनुकंपा तथा अपने उद्वेलित अंतरिम भावनाओं से एक साथ जूझने लगी। जया के लिए बाथरूम से अधिक सुरक्षित स्थान नहीं था, जहां तन मन की सारी ग्रंथि पानी की धार में विलीन हो जाती और वो तरोताज़ा हो जाती थी। गोपाल जया के आते ही उसकी खिदमत में लग जाता। दीदी, पानी चाहिए? क्या खाएंगी? चाय बना दूं? आज ये हुआ वो हुआ, जैसे हर पल छोटी से छोटी बात की सप्रसंग व्याख्या में माहिर है। मेहर सर के ख्यालों के बीच गोपाल की दिनचर्या का विस्तृत विवरण जया को उबाऊ लगता था। दिन भर के बाद जया को देखकर गोपाल को जैसे संजीवनी मिल जाती थी। गोपाल को जया ने अपनी एक सहपाठी के घर भेजा। उसने कॉलेज न जाने की सूचना दी थी। उस घर के अंदर पैर रखते ही उसने जया के नाम की चर्चा सुनी। वहाँ मेहर और जया के संबंध की चर्चा जोरों पर चल रही थी। चर्चा सही थी, गलत थी, अथवा गोपाल को अपनी जया दीदी दुनिया में सर्वाधिक प्रिय थी? लोग क्या बात कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे, इन सब बातों की समझ गोपाल में नहीं थी। वह संधि की जिस अवस्था से गोपाल गुजर रहा था, उसे ना तो दूसरे समझ सकते थे और ना वो वही समझ रहा था। गोपाल तो बस इतना ही जानता समझता था कि जब से इस घर में आया था, उसे जया का सानिध्य, जया का गुस्सा, जया की मीठी बातें और जया की डांट और झुंझुलाहट से ही प्यार था। खुद से ज़्यादा वो जया को खुश देखकर अनंत सुख पाता था। कारण वो नहीं जानता था। जया के प्रति गोपाल की भावनाएं पूर्ण समर्पित थीं, जहाँ गंगोत्री के उद्गम जल की तरल कोमलता तथा शीतलता थी। वासना मुक्त श्रृंगार रस से अछूता एक मंदिर की पूजा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। छूटते बचपन और युवावस्था से नई पहचान की मना स्थिति थी। लोग कहते हैं वह संधि एक ऐसी नाजुक उम्र होती है जहाँ ना तो बचपना रहता है, ना ही वयस्क की श्रृंखला में गणना होती है। ऐसे में चंचल मन वयस्क भाव भंगिमा विशेषता किशोरियों की ओर स्वतः खिंचता चला जाता है। गोपाल वह संधि की इसी अवस्था से गुजर रहा था। जया के मायाजाल में उलझना उसे सुख देता था। जया की झिड़की से भी उसे उतनी ही मानसिक तरावट मिलती थी जितनी तेज बुखार में तपते माथे पर ठंडे पानी की पट्टी से। जया को अपना संसार समझता और खुद को उसी संसार का एक हिस्सा। गोपाल की दुनिया से बेखबर जया के लिए वो एक बच्चा था जिसे उसके पापा रहम करके लाए थे, ताकि गोपाल के बाबूजी एक जन की रोटी की चिंता से मुक्ति पा जाएं। जया के लिए वो घर के अन्य सदस्य जैसा था। इन दिनों जया देर से घर आती थी। आधुनिक माता पिता को अपनी समझदार पढ़ी लिखी बेटी की चिंता नहीं थी, पर गांववासी गोपाल का मन चिंताकुल रहता। सर्दी की शाम, सूर्यास्त के बाद अंधेरा गहराने लगा था। जया के घर न आने से गोपाल बेचैन था। घर के अंदर और बाहर चहलकदमी करता रहा। उसकी मनःस्थित से अज्ञात जया की माँ ने आदेश दिया कि प्रेस के कपड़े लेकर आ जाए। थोड़ी दूर पर एक चौराहे पर उसने जया को किसी स्कूटर की पिछली सीट पर देखा। पलक झपकते स्कूटर उछल हो गया था। गोपाल अपनी आंखों पर भरोसा करे या जया पर तय नहीं कर पा रहा था।
संगमरमर सी श्वेत तराशे हुए तीखे नाक नक्श की उस प्रतिमा की छवि को धूमिल नहीं होने देना चाहता था, तो मन को ही समझा दिया, जया दीदी नहीं कोई और होगी। सोचकर ज्यों की त्यों जया की विशुद्ध अखंडित प्रतिमा को पुनः मन में स्थापित कर दिया। घर आकर सामने ही जया को देख गोपाल को तसल्ली हुई, वो पूर्णतः संतुष्ट हो गया। गोपाल के मन ने भले ही सत्य को स्वीकार नहीं किया हो, किंतु सत्य यही था कि जया ने अपनी आंखों में मिहिर सर को ही सजाया था। गोपाल ने जया के कमरे में रखी साइड टेबल की दराज में रखते हुए तल्लीन हो उस तस्वीर को निहारते हुए कई बार देखा था। पिछले महीने संध्या बेला में दरवाजे की घंटी बजी थी। गोपाल ने ही तो दरवाज़ा खोला था। फोटो वाले कमनीय पुरुष को अकस्मात अपने समक्ष देख उसे हैरत हुई थी। माता पिता के साथ अनायास उन्हें घर पर देखकर जया भी अचंभित थी। घर में उसने मिहिर की चर्चा तक नहीं की थी। मिहिर ने अपने माता पिता से पहले जया की बात की थी। उन लोगों को आपत्ति नहीं थी। जया के अभिभावक से मिलकर वे जया और परिवार से मिलने स्वयं ही आ गए। जया दीदी कितनी खुश थी इस बात से, वो भी उतना ही खुश था। आगंतुक के सम्मान तथा अवभगत में गोपाल ने सतर्कता तथा शिष्टता दिखाई थी। जया को कभी भी नाराज न करने का तभी एक संकल्प कर लिया था। लगभग 1-2 घंटे आपसी वार्ता चलती रही। खुशी खुशी विदा ले वे सब गए। महीने गुजर गए। जया अपनी परीक्षा में जुटी थी। उन दिनों वो एकाग्र थी, अतः गोपाल छोटी छोटी शरारत को अनदेखा कर देती थी। यही कारण था कि अब जया और गोपाल के बीच खटपट भी कम होती थी। जया का घर इस समय इतना खूबसूरत लग रहा है कि नज़र ही नहीं हटती। राह चलते राहगीर भी ठिठक जाते। जया के घर का वो सबसे बड़ा हॉल था जहाँ विशेष आयोजन होता था। कॉलोनी की स्त्रियां शुभ शगुन गीत गा रही थीं। किशोरियां पैरों के घुंघरू को झंकृत कर थिरक रही थीं। यूँ तो आज के इस समय में इस तरह के फंक्शन होटलों अथवा विवाह निमित्त बने हॉल में ही किए जाते हैं, पर ये दोनों ही परिवार अनावश्यक खर्च करने में आस्था नहीं रखते थे। मेहनत से अर्जित धन का व्यय सोच समझकर करना उचित है। रस्म रिवाज घर के आंगन में किए, पर विवाहोत्सव एक वृहत हॉल में आयोजित किया गया था। गोपाल घर के मुख्य सदस्य की भांति आगंतुक का स्वागत करता, अवभगत करता था। जया को पहली बार गोपाल पर करुणा आई थी। घर से दूर कितना अकेला था गोपाल। घर से दूर जाने की कल्पना से ही जया सिहर जाती थी। उस पल जया को गोपाल और अपनी दशा एक सी लगी थी, दयनीय। दूसरे घर को अपना बनाने की मनःस्थिति। जया उस दिन गोपाल के मन को समझ रही थी। अंदरूनी हलचल गोपाल के मन में भी होती रही होगी। जया अधीर हो उठी थी। पहली बार गोपाल से मीठे स्वर में बोली थी, खुश है ना गोपाल, अब कभी तुझसे झगड़ा नहीं करूँगी, बहुत अच्छा है तू। गोपाल निहाल था। इसी मिठास के प्राकट्य की आशा जया से उसे तब से थी जब से वो इस घर में आया था। उधर जया गोपाल को इतना बेवकूफ़ समझती थी कि उसे देखकर ही चिढ़ जाती थी। लाल बनारसी साड़ी में जया गोपाल को उस दिन किसी चलचित्र की नायिका लग रही थी। पहली बार जब उसने सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, तब सुखद भाव से अंत तक उसकी उत्सुकता बनी रही हुई थी। समापन के पश्चात तंद्रा भंग हुई थी। अचानक पर्दा बंद। गोपाल को ऐसी ही अनुभूति हो रही थी उस दिन भी। गोपाल अपनी उम्र की जिस वय संधि की दहलीज पर खड़ा था, वहाँ से उसे सदा कोई काल्पनिक उड़ान में स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा दिखती रहती थी, जिसे जया के रूह में उसने स्थापित कर दिया था अनजाने ही। जया और मिहिर एक संग कितने खुश और अच्छे लग रहे थे। जया दीदी के बिना घर सूना जरूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके गांव में भी तो यही होता था। कितना रोया था तब जब उसके दूसरे नंबर की बहन भी ऐसे ही दूसरे घर विदा होकर चली गई थी। रह रहकर गोपाल अपनी आंखों की कोरों से छलकते आंसू सबकी नज़र बचाकर पोंछ लेता था। जया की सगाई से लेकर परिणोत्सव तक की अवधि में गोपाल ने अपनी किशोरावस्था के उस स्वप्निल पिंजर से अपने आप को मुक्त कर लिया। जया दीदी सदा इस घर में तो रहेंगी नहीं, उन्हें तो जाना ही था। एक दिन फिर ये माया कैसी। उसी पल मुक्त हो यथार्थ की धरा पर उतर आया था। जया के माया जाल से वो उस पल बाहर निकल कितनी राहत महसूस कर रहा था। मोह भंग कितना सुखकर होता है, उसे अब पता चला। गोपाल 3 वर्षों से शहर में रह रहा था। पहले की अपेक्षा वो समझदार और शिष्ट हो गया था। अब उसमें पहले से उच्छृंखलता नहीं थी। सागर सा गंभीर गोपाल अंतर्मुखी होता जा रहा था। जया और अपने बीच का अंतर जैसे जैसे समझ रहा था, वो शांति प्रिय होता जा रहा था।
गोपाल अब वयस्क हो चुका था। जया के पिता ने उसको एक सरकारी नौकरी में लगा दिया था। गोपाल का घर बस चुका है। अपनी पत्नी को लेकर वो अयोध्या नगरी जा रहा था। पूरे रास्ते जया दीदी की सप्रसंग चर्चा चली। गोपाल कुशल वक्ता और उसकी प्यारी सी पत्नी एकमात्र श्रोता। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई एक खूबसूरत सी कहानी वह संधि। आशा है कहानी की मिठास ने आपके दिल को भी खुश कर दिया होगा। साहित्य की ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।